अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मानरा एकेडमी के अंदर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इब्ने मोहम्मद यार आपसे मुखातिब है और मुझे 10 साल हो चुके हैं गवर्नमेंट के इदारे के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाते हुए। तो आज हमने जो है वो चैप्टर 3 स्टार्ट करना है। ये कंप्यूटर साइंस 10th है और ये सिंध बोर्ड की जो बुक है उसका यूनिट 3 है। इसकी जो एक्सरसाइज है ये हमने हल करनी है। इसके अंदर ए है और इसके अंदर बी जुज़ है। इसके अंदर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हमने सॉल्व करने हैं प्रैक्टिकली, इनको हम हल करेंगे। और उसके बाद ये कुछ लैब एक्टिविटीज़ हैं, ये हमने मुकम्मल जो है वो हल करनी है। तो ये जो है ये वाली वीडियो जो है इसके अंदर हम ये वाला ए और बी जुज़ कवर करेंगे और जो इसके क्वेश्चंस हैं ये हम दूसरी वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। तो मैं आपसे एक बात जो है वो कहना चाहता हूँ कि टीचर के पढ़ने के बाद अगर आपको किताब से पढ़ने की ज़रूरत पेश आए तो इसका मतलब है टीचर ने अपने पढ़ाने का हक़ अदा नहीं किया। अगर मेरे वीडियोस लेक्चर लेने के बाद भी अगर आपको किताब की ज़रूरत पेश आए तो समझो कि मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ और आप अपने लिए कोई बेहतरीन टीचर तलाश करें ताकि आपको टिचर की बात से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, आपको अलग से किताब जो है वो पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, एक एडवाइस दे रहा हूँ, इसको अपने पल्ले बांध लें ताकि आप बेहतरीन चीज़ें जो हैं वो सीख सकें और बेहतरीन टीचर से सीख सकें। जितना टीचर बेहतरीन होगा उतना ही वो आपको बेहतरीन जो है वो ट्रैक के ऊपर लेकर जाएगा। तो शुरू करते हैं हम इनसर्कल द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हमने आंसर करना है। ये मल्टीपल चॉइसेस हैं और ये हम पहले चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं, उसी के अंदर से ये उसने सवाल उठाए हैं। अगर हमने चैप्टर 3 ठीक से पढ़ लिया है तो ये सवाल आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इनके जवाब जो है वो बता देता हूँ। द C++ हेडर फाइल कंटेन्स फंक्शंस प्रोटोटाइप फॉर द स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। वो कहता है कि जो C++ की हेडर फाइल है इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के लिए वो कौन सी है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये IO main.h है, ये नहीं है। उसके बाद IO stream है, ये आप देख सकते हैं कि ये है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पर भी इनपुट और आउटपुट फंक्शन की बात हो रही है, तो ये इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा और ये जो है बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद हम चलेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर इनपुट स्ट्रीम। अब ये इनपुट जो है इसके लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं Cin और एक होता है Cout। अब यहाँ पर वो इनपुट के तौर पर जो है वो पूछ रहा है, यानी Cin के साथ आप कौन सा जो है वो ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो ये हम जो है वो एक्सर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं Cin के साथ। ये हमारा C ऑप्शन जो है ये इसका सही दुरुस्त जवाब होगा, क्योंकि ये वाला जो है बी ये इंसर्शन ऑपरेटर है और ये एक्सर्शन ऑपरेटर है। ये इंसर्शन ऑपरेटर जो है ये Cout के साथ होता है, यानी जब हमने आउटपुट के ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो है वो रिज़ल्ट दिखाना होता है, स्क्रीन के ऊपर जब रिज़ल्ट दिखाते हैं तो उस वक्त हम ये इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं और जब हम आउटपुट दिखाते हैं तो उस वक्त हम ये एक्सर्शन ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है गेट्स स्टैंड फॉर। तो ये गेट्स जो है ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। पहला है गेट्स, पहला जो है वो गेट है और उसके साथ जो SIS जो है वो स्ट्रिंग के लिए है, तो गेट स्ट्रिंग जो है इसका राइट आंसर होगा यानी बी। उसके बाद है गेट ch एंड गेट che आर इंक्लूडेड इन हेडर फाइल, यानी कि ये दोनों फंक्शन जो हैं ये किस हेडर फाइल का हिस्सा हैं। आपको पता है कि जितने भी ये फंक्शन होते हैं ये किसी न किसी हेडर फाइल के साथ जो है वो लिंक होते हैं। अगर वो हेडर फाइल हम उसको ना दें तो ये फंक्शन काम नहीं करते, तो वो हेडर फाइल देना ज़रूरी होता है। तो ये गेट ch और गेट che जो है ये हमारे conio.h जो है इसका हिस्सा है, यानी कि ये जो हेडर फाइल है हमारी इसका ये दोनों हिस्सा हैं, ये दोनों फंक्शन जो है। उसके बाद हमारे पास है विच ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर लॉजिकल एंड ऑपरेशन। तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन के लिए ये हमारे पास जो डबल एंड है जो बी है ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज़ करेक्ट टू कोऑपरेट टू वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि वो पूछ रहा है कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक है। तो ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर और ये तो नहीं होगा क्योंकि वो हमने यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर की बात हो रही है या दोनों को कंपेयर करने की बात हो रही है,
तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं, ये लेस देन आर इक्वल टू है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, यानी कि कंपेयर कर रहा है, दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर रहा है। उसके बाद ये इक्वल ऑपरेटर है, तो ये भी कंपेयर कर रहा है। तो ये और ये बी और सी आ रहा है, तो डी में देखें बोथ बी एंड सी, तो हमारा जो बी एंड सी है यानी बी भी ठीक है और सी भी है, तो ये डी के अंदर उसने कहा है कि बी एंड सी, तो ये हमारा डी जो है ये राइट आंसर होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स प्रेसिंग इंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड। अब ये हमसे कहता है कि कौन सा जो ये हमारा फंक्शन है, नीचे इसने फंक्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कीबोर्ड से इंटर की के लिए इंतज़ार करता है, तो वो हमने यहाँ पर बताना है। उसके बाद है जी ऑपरेटर बिलोंग टू विच टाइप ऑफ ऑपरेटर, यानी नॉट इक्वल टू ऑपरेटर जो है ये किस से बिलोंग करता है, रिलेशनल ऑपरेटर से बिलोंग करता है, लॉजिकल ऑपरेटर से बिलोंग करता है, अर्थमेटिक के साथ बिलोंग करता है, या नन ऑफ दीज से बिलोंग करता है। अब ये देखिए लॉजिकल जो है उसके अंदर तो एंड, नॉट और आर आते हैं, तो ये लॉजिकल जो है वो नहीं होगा ये वाला। उसके बाद अर्थमेटिक में प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई और डिवीजन आती हैं, और मॉडुलो जो है वो ऑपरेटर आता है, तो ये उसमें भी नहीं आता। नन ऑफ दीज भी नहीं कह सकते क्योंकि ये रिलेशनल ऑपरेटर स्टार्ट में ही दिया हुआ है, यानी कि दोनों को, ये दो ऑपरेटर्स को अब कंपेयर करने के लिए जो है वो यूज़ होता है, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर का हिस्सा है, लिहाजा ये हमारा ए जो है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद जो है वो कहता है कि विच ऑपरेटर ऐड द फर्स्ट ऑपरेंड टू द सेकेंड ऑपरेंड एंड गिव्स द रिजल्ट टू फर्स्ट ऑपरेंड, यानी कि कौन से इनमें से चार में से कौन सा जो है वो पहले जो ऑपरेंड है वो दूसरे ऑपरेंड को जो है वो, यानी पहला ऑपरेंड जो है वो दूसरे के साथ ऐड करता है और जो रिज़ल्ट आता है वो फर्स्ट ऑपरेंड को जो है वो असाइन कर देता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूँ, दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये देखें यहाँ पर अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर आप देखें तो ये एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वाला। ये क्या करता है, यानी कि जो राइट ऑपरेंड है और उसकी वैल्यू को लेफ़्ट ऑपरेंड के साथ जो है वो ऐड करता है, और ऐड करके जो रिज़ल्ट आता है उसको असाइन कर देता है लेफ़्ट ऑपरेंड के ऊपर। यानी कि ये आप इसकी एग्जांपल देखें तो a प्लस आर इक्वल टू 2। अब ये क्या करेगा, a इक्वल टू a प्लस 2, यानी कि a के अंदर 2 जमा करेगा और 2 जमा करके उसको a के साथ जो है वो मंसूब कर देगा। a उसके बाद हमारा ये एडिशन है, फिर ये असाइनमेंट है, एडिशन भी हो रही है और असाइनमेंट भी हो रही है। ये क्या करेगा, a उसको असाइनमेंट हो गई a प्लस 2, यानी a के अंदर जो है वो 2 जमा होगा और वो इस a के अंदर जो है वो मंसूब हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये चीज़ पूछ रहा है, तो हमारा जो बी है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास है सी आउट 12 - 6 डिवीजन 2 व्हाट विल बी द रिज़ल्ट ऑन स्क्रीन, यानी कि अगर आप इसका रिज़ल्ट सी के अंदर जाकर देखें तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा। तो अब ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है उसकी जो प्रीसीडेंस है, यानी उसकी जो तरजीह है, तो वो डिवीजन की होती है पहले। तो यहाँ पर डिवीजन पहले होगी, उसके बाद माइनस होगी। तो 6 को अगर डिवाइड करें 2 के ऊपर तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 3। अब 3 जो है वो 12 में से माइनस होंगे, यानी 12 - 3, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 9। 9 जो है वो सी के ऊपर मौजूद है, तो लिहाजा सी हमारा जो है वो ये राइट आंसर होगा। उसके बाद है वो कहता है कि रिस्पॉन्ड द फॉलोइंग, यानी कि यूज़ ए एंड आर बोथ एस्केप सीक्वेंसेस इन ए प्रोग्राम, यानी कि एक प्रोग्राम लिखो जिसमें आप ए भी यूज़ करो और आर भी यूज़ करो, इन दोनों एस्केप सीक्वेंसेस को अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो लिखो। तो हमने क्या करना है, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हमने ये दोनों जो हैं वो यूज़ करने। तो कैसे यूज़ होंगे, किस तरह का प्रोग्राम होगा, ये मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, क्योंकि लिख कर दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में आपको ज़बानी कलामी ये चीज़ें बताते जाऊँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ आपकी है, तो प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। लिहाजा हम भी प्रैक्टिकल होकर चलते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो आयो स्ट्रीम लेनी होती है, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस। ये क्या चीज़ें हैं ये आपको पता चलेंगी जब आप जो है वो पिछले लेक्चर्स जो हैं वो कवर करेंगे। अब यहाँ पर हमने सिर्फ क्या करना है, एक आउटपुट जो है वो सी आउट, यानी कि जो स्टेटमेंट हमारा है या जो हमारा फंक्शन है सी आउट, उसके अंदर हमने ए और आर दोनों को यूज़ करना है। तो अब ए और आर है क्या चीज़, ए जो है ये अलार्म या अलर्ट के लिए होता है, यानी कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप ये जब भी एग्जीक्यूट होगा तो आपका जो प्रोग्राम है वो अलर्ट करेगा, आपको अलार्म देगा, एक साउंड आएगा, आपको एक साउंड सुनाई देगा।
कि जो अलार्म का साउंड होता है, यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन जब आपकी स्क्रीन पर आता है तो आपको एक साउंड सुनाई देता है। वो साउंड किस तरह का होता है ये अभी आप सुन लेंगे जब हम इसको आउटपुट जो है वो लिखेंगे। तो ये हमारा आउटपुट के लिए हम सी आउट यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम जो है वो इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये एस्केप सीक्वेंस ए जो है ये हमने यूज़ कर लेना। तो इसको हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारा हो जाएगा अलर्ट के लिए, या आप कह सकते हैं कि जो है अलार्म है वो। तो इसको हम करेंगे सेव। पहले मैं ये दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको दूसरा भी दिखा। ये दोनों हमने एक ही प्रोग्राम के अंदर दोनों ही लिखने, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि आप इनको अलग अलग लिखो, तो हम इन दोनों को इकट्ठा ही लिख देंगे। ये देखें, ये जो साउंड आपने सुना है यही साउंड जो है ये ए का काम है, ये ए की वजह से आपने ये साउंड सुना है। मैं दोबारा आपको जो है वो रन करके दिखाता हूँ, आपने साउंड के ऊपर गौर करना है। ये साउंड जो है ये जस्ट आपको ये साउंड सुनाई देगा इसके अंदर, क्योंकि ये इस ए की वजह से जो है वो आपको साउंड सुनाई दिया है। अब सेम इसी को आप कॉपी कर लें, और कॉपी करके जो दूसरा एस्केप सीक्वेंस है वो आप यहाँ पर यूज़ कर लें, वो है आर। ये आर क्या काम करता है, ये मिसाल के तौर पर मैंने पहले कुछ यहाँ पर लिखा है, उसके बाद मैं लिखता हूँ ये। तो ये क्या करेगा, आउटपुट के अंदर ये जो हमारा कर्सर है उसको यहाँ पर लेकर आ जाएगा। ये स्टार्ट में जो वैल्यूज़ हैं इनको छोड़ के कर्सर यहाँ पर आएगा और यहाँ से स्टार्ट करवाएगा। अब इसके बाद जो भी चीज़ पड़ी होगी वो हमें स्क्रीन पर दिखाएगा। ये आप ख़ुद देख लें, ये मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखें मान रहा है किधर गया, क्योंकि उसके बाद हमने ये आर यूज़ किया है। तो ये कैरेज जो है ये रिटर्न की वैल्यू जो है यहाँ पर ये हमें दिखाता है, इसलिए ये जो आर है ये यहाँ पर मौजूद था। इस वजह से जो उससे पहले वाली चीज़ें पड़ी थी उसको वो स्किप कर गया। इस जो अपने कर्सर है उसको उसने यहाँ पर लेकर आ गया, कर्सर यहाँ पर आएगा, इसके बाद जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो हमें स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। तो ये है जी हमारा आर स्केप सीक्वेंस, और ये है हमारा ए स्केप सीक्वेंस। हमने दोनों को यूज़ करके देख लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन C++। ये सवाल पूछ रहा है कि कितनी किस्म के कमेंट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं C++ के अंदर। अब कमेंट्स क्या होते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं, अब ये दोनों सवाल हैं मैं कि कमेंट्स होते क्या हैं और ये हम कितनी किस्म के होते हैं। अब कमेंट्स जो हैं वो ये होते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी लाइन लिखना चाहता हूँ जो मैं नहीं चाहता कि कंपाइलर उसको कंपाइल करे, बस मेरी समझने के लिए मुझे अपनी जो है वो प्रोग्राम के बारे में कुछ चीज़ लिखने के लिए मैं यहाँ पर कमेंट के तौर पर उस चीज़ को लिख दूँ ताकि कंपाइलर उसको कंपाइल ना करे, यानी उसको रीड ही ना करे कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है। बस मेरे समझने के लिए या किसी और को अगर वो प्रोग्राम में दूँ तो उसके समझने के लिए वो जो है वो लाइन वहाँ पर मौजूद हो, तो उसके लिए हम कमेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं C++ के अंदर। और तकरीबन जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर ये हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। और ये कमेंट्स उस सूरत में इस्तेमाल होते हैं कि जब बाद में आप बहुत अरसे बाद अपना कोड देखें और आपको कोड की समझ ही नहीं आएगी, अगर आपने कमेंट्स में लिखा होगा कि आपने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर क्या किया था, या ये कोड आपने किस लिए लिखा था, ये वाला कोड किस लिए लिखा था, तो ये सारी चीज़ें अगर आप साथ कमेंट्स लिखते जाएंगे तो वो चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी कि अच्छा हाँ मैंने ये इसलिए काम किया था। और अगर आप अपना प्रोग्राम किसी दूसरे बंदे को देते हैं तो दूसरे बंदे को आपका प्रोग्राम समझने के लिए कमेंट्स का बहुत सहारा मिल जाता है, यानी कमेंट्स से बहुत अच्छी तरह से पता चल जाता है। अब कमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और एक मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स किस तरह से होते हैं, यानी जब मैं ये 2 बार // यूज़ करूँगा और इसके बाद मैं जो कुछ भी लिखूँगा ये मेरा कंपाइलर जो है वो इसको रीड नहीं करेगा, चेक ही नहीं करेगा कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है। यानी आप यहाँ पर जो मर्ज़ी लिखते जाएं ये कंपाइलर रीड नहीं करेगा, कोई किसी किस्म का एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट में मैंने ये 2 लाइंस दे दी हैं। इसका मतलब ये है कि ये कमेंट्स के अंदर चली गई है और कमेंट्स को रीड नहीं करता हमारा कंपाइलर। कंपाइलर क्या चीज़ होती है ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, अगर नहीं पता मैं फिर बता देता हूँ कि यानी जो मैंने ये कोड लिखा है इस कोड को जो है वो एग्जीक्यूट करता है और ऑब्जेक्ट कोड के अंदर तब्दील करता है, यानी उसके रीड करता है, रीड करके जो उसका आउटपुट आता है वो हमें स्क्रीन पर दिखाता है। तो ये कंपाइलर का काम होता है। तो यहाँ अगर मैंने ये 2 लाइनें दे दी हैं तो इसका मतलब है ये सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, यानी इसके बाद मैं जो भी लिखूंगा वो हमारा कंपाइलर रीड नहीं करेगा। उसके बाद होता है जी मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन के अगर अब ये क्या है, ये सिंगल लाइन है, इसके बाद मैं कुछ लिखूंगा तो वो अब ये कमेंट्स में नहीं जाएगा, ये अब कंपाइलर रीड करेगा, यानी अगर ये कुछ गलत है तो ये हमारा एरर आ जाएगा।
यानी कि एक ही लाइन के अंदर जब मैंने कोड लिखना हो तो वो सिंगल लाइन आएगा, और उसके लिए हम ये डबल स्लैश यूज़ करते हैं। और मल्टी लाइन के लिए होते हैं कि जितनी मर्जी आप लाइन यूज़ कर लें कमेंट्स के लिए, तो उसके लिए आपका जो होता है ऑप्शन वो ये होता है कि आपने एक लाइन लगानी होती है और उसके बाद आपने ये स्टार लिखना होता है। उसके बाद आप जो मर्ज़ी लिखते जाएं, यानी जितनी लाइनें आपने लिखनी है लिख लें, ये जितनी लाइनें लिखनी है लिख लें। आखिर पर सिर्फ आपने क्या करना होता है, स्टार और ये वाला एंड, यानी कि स्टार के साथ एक और फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो ये आपका क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तमाम जो है उसको ये क्या कर देगा, ये कमेंट में शो कर देगा। कमेंट का मतलब ये होगा कि ये इसको अब हमारा कंपाइलर रीड नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाई है ताकि आपको ये समझ आ जाए। उसके बाद जो है वो थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब वो कहता है कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं और रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इनके अंदर जो क्या फ़र्क है वो आप हमें फ़र्क बताएं। अब फ़र्क जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या करता है, ये हमें एडिशन करके देता है, ये हमें मल्टीप्लिकेशन करके देता है, ये हमें सब्ट्रैक्शन करके देता है, ये हमें डिवीजन करके देता है, ये हमारे लिए मॉडुलो ऑपरेट जो है वो हमें निकाल के देता है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर। और रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, ये दो ऑपरेंड्स की वैल्यू को कंपेयर करता है और कंपेयर करके बताता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा नहीं है, ये छोटा नहीं है, या ये बराबर नहीं है, या ये बराबर है। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो रिलेशनल के अंदर आते हैं, और इसके अंदर ये डिवीजन होती है, और ये हमारे लिए जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो बराबर है, और ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर आती हैं। तो ये इन दोनों के दरमियान जो है ये वाज़ेह फ़र्क है। यानी कि इसके अंदर होती है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। यानी आपको इस सवाल को जब अगर लिखना चाहें तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो तमाम अर्थमेटिक के जो ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर परफॉर्म करता है। यानी ये हमारे लिए सब्ट्रैक्शन करता है, डिवीजन करता है, और ये हमारे लिए एडिशन और डिवीजन करता है। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स को जो है वो कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये उनको प्लस करेगा, माइनस करेगा, ज़रब देगा, तकसीम करेगा, और ये उन दोनों को कंपेयर करेगा, कंपेयर करके बताएगा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बराबर है, और ये बराबर नहीं है। तो ये इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। उसके बाद है राइट ए प्रोग्राम इन C++ एंड यूज़ ऑल अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये कहता है कि आप एक प्रोग्राम लिखें C++ के अंदर और आप तमाम जो अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ करें उस प्रोग्राम के अंदर। तो ये आपकी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो लिहाजा चलते हैं हम प्रैक्टिकल जो है उसकी तरफ, और यहाँ पर हम जो है इसको हल करते हैं। अगर आपने ये डेव C++ अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो आपने क्या करना है, मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक वीडियो है उसके अंदर पूरा तरीक़ाकार दिया हुआ है कि किस तरह से आपने इसको डाउनलोड करना है, किस तरह से आपने इसकी सेटिंग करनी है, और किस तरह से आपने इसको पहला प्रोग्राम इसके अंदर लिखना है। तो वो सारा तरीक़ाकार जो है वो आपको उसमें मिल जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने दो वेरिएबल लेने हैं। तो वेरिएबल के लिए हम जो है वो इंट में ले लेते हैं a और b, ये दो हमारे वेरिएबल हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ लेनी है a के लिए और b के लिए। यानी हमने जो a वेरिएबल लिया है और b वेरिएबल लिया है, इन दोनों के लिए हमने यूज़र से दोनों के लिए जो वैल्यूज़ लेनी है। तो हम क्या करेंगे, हम स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाएंगे और उसके बाद हम इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और उसके बाद ये कोट्स यूज़ करेंगे, और इस कोट्स के अंदर हम वो मैसेज दिखाएंगे कि हम कहेंगे कि इंटर द वैल्यू फॉर a। अब ये एक स्क्रीन पर मैसेज शो होगा तो यूज़र यहाँ पर जो है इसको देखेगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, cin यानी कि एक्सर्शन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो a की वैल्यू है इसको यहाँ पर हमने गेट करना है। तो ये फर्स्ट नंबर जो है ये a के अंदर जो है ये हमारा जो इनपुट फंक्शन है ये इसके अंदर वैल्यूज़ को ले लेगा, और उसके बाद हमने क्या करना है, एक और जो है वो यही इसी तरह का मैसेज स्क्रीन पर दिखाना है ताकि हम जो है वो दूसरा नंबर जो है वो ले सकें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटर द सेकंड नंबर, और अब हमने क्या करना है, सेम जो है ये हमने ये एक और इनपुट फंक्शन लेना है। ये इनपुट फंक्शन क्या करेगा, ये यूज़र से वैल्यू लेने के लिए या इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें आप पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके होंगे, और अगर आपने नहीं की तो आप ये पीछे जाएं और इन चीज़ों को जो है वो कवर करें ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ आए कि सी आउट कैसे यूज़ होता है, सी इन कैसे यूज़ होता है, और ये सारे फंक्शन जो है इनका किस तरह जो है सिंटैक्स होता है। वो सारी चीज़ें आपको जो है उनके अंदर ये चीज़ें समझ आएंगी जब आप ये चीज़ें क्लियर करेंगे।
तो अब हमने क्या किया, हमने एक स्क्रीन पर मैसेज दिखा दिया पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इनपुट फंक्शन यूज़ किया ताकि हम क्या करें, यूज़र से वैल्यू लें और उसको ए के अंदर जो है वो स्टोर करवा लें। यानी यूज़र एक नंबर दर्ज करेगा और वो नंबर हमारा ए के अंदर चला जाएगा, यानी ए के अंदर कोई वैल्यू चली जाएगी। उसके बाद फिर हमने कहा कि एक और नंबर दर्ज करो स्क्रीन पर, और साथ में हमने जो है वो इनपुट फंक्शन यूज़ कर दिया ताकि हमारा कर्सर वहाँ पर रुके और इंतज़ार करे दूसरे नंबर के लिए, और जब यूज़र नंबर देगा तो वो इस बी के अंदर स्टोर कर लेगा। यानी क्या काम कर रहा है ये हमारा इनपुट फंक्शन, दो काम करता है। एक तो वो यूज़र से नंबर लेता है, लेने के बाद यानी कि वो रुकता है, वेट करता है ये नंबर लेने के लिए, और जब वो नंबर दे देता है तो फिर उसको वो स्टोर भी करवा लेता है। तो वो स्टोर कहाँ करवाएगा, इस बी के अंदर स्टोर करवा लेगा। तो ये सी इन का फंक्शन है। अब हमने क्या किया, दो फंक्शन हमने यूज़ किए, सी आउट और सी इन, ताकि यूज़र से हम नंबर ले सकें। अब हमारे पास नंबर आ चुके हैं। अब इन नंबर्स के ऊपर हमने क्या करना है, हमने ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस भी करना है, उनको माइनस भी करना है, उनको जो है वो मल्टीप्लाई भी करना है, उनको डिवीजन भी करना है, और उनका जो माडू है वो भी लेना है। तो अब हम क्या करते हैं, हम सी आउट फंक्शन जो है वो दोबारा परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद ये इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद ये कोट्स लगाएंगे, और यहाँ पर हमने क्या करना है, अब हमने करना है दोनों को जमा करना है। ये दो जो नंबर हैं हमारे, उन दोनों नंबर्स को हमने जमा करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a प्लस बी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने दोनों नंबर्स को जमा करना है। तो यहाँ पर हम एक इंसर्शन ऑपरेटर लगा के a प्लस बी करेंगे। अब ये a प्लस बी क्या कर रहा है, यानी कि ये इंसर्शन ऑपरेटर ये है कि ये a का जो भी नंबर यूज़र देगा उस नंबर को b के साथ जो है वो जमा कर देगा। जमा करके जो भी जवाब आएगा वो इस लाइन के अंदर a प्लस बी के बाद जो है वो ये रिज़ल्ट हमें यहाँ पर दिखा देगा। अब ये लाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो हम यूज़ कर लेंगे एंड लाइन, यानी एंड एल। तो ये क्या करता है, एक लाइन ख़त्म जब होती है तो उसके लिए हम कहते हैं एंड लाइन। अब ये सारी सेम चीज़ जो है ये हमने क्या करनी है, कॉपी कर लेनी है, और जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनके लिए पेस्ट कर लेनी है। ये हो गई माइनस के लिए, उसके बाद ये हो गई मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये हो गई डिवीजन के लिए, और हमारा एक मॉडलू भी है तो मॉडलू के लिए भी ले लेते हैं। तो ये a प्लस बी था, अब a माइनस बी कर लेंगे, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे a माइनस बी, ताकि ये a की वैल्यू को b में से माइनस करे और उसका रिज़ल्ट यहाँ पर दिखा दे। उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन और यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन। ये क्या करेगा, ये a और b की जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रिज़ल्ट दिखाएगा। उसके बाद हमारा डिवीजन है, तो डिवीजन यहाँ भी डिवीजन और यहाँ भी डिवीजन। उसके बाद हमारा मॉडलू ऑपरेटर है, तो यहाँ भी मॉडलू ऑपरेटर यूज़ करेंगे और यहाँ पर भी मॉडलू ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है इंटर द फर्स्ट नंबर, क्योंकि ये हमारा सी आउट जो है इसके अंदर हमने लिखा हुआ था इंटर द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर के बाद ये हमने दो कॉलन, ये हमारा कॉलन यूज़ किया था, ये कॉलन आ गया। उसके बाद हमने एक स्पेस छोड़ी थी तो ये एक स्पेस आ गई। स्पेस के बाद यहाँ पर क्यों रुका हुआ है, यहाँ पर रुका हुआ इसलिए है क्योंकि हमने ये सी इन फंक्शन यूज़ किया हुआ है। अगर ये सी इन फंक्शन ना हो और तो ये डायरेक्ट दूसरी लाइन भी दिखा देगा, यानी जिस तरह इसने पहली लाइन दिखाई है उसी तरह ये दूसरी लाइन भी दिखा देगा। सी इन की वजह से यहाँ पर रुका हुआ है। ये रुका हुआ इसलिए है क्योंकि हमने इसको कोई नंबर देना है, तो हम यहाँ पर नंबर देते हैं 8। उसके बाद हम इंटर करेंगे। इंटर जैसे ही हमने किया तो ये अब क्या किया, ये थर्ड लाइन पर आ गई, यानी इस लाइन पर आ गई, इंटर द सेकेंड नंबर। सेम उसी तरह यहाँ पर है ये चीज़, और उसके बाद स्पेस है, स्पेस के बाद ये यहाँ पर रुका हुआ है। तो यहाँ पर रुका हुआ किस लिए, दूसरे नंबर के लिए। तो दूसरा नंबर हम 2 प्रेस करते हैं। तो अब ये जैसे ही हम 2 प्रेस करेंगे तो ये आगे जो हमारे 5 ऑपरेटर्स हैं इनके रिज़ल्ट ये हमें दिखा देगा। ये हमने इंटर किया तो ये इसने क्या किया, इन 5 ऑपरेटर्स के रिज़ल्ट दिखा दिए। यानी a प्लस बी अगर हो तो वो उसकी वैल्यू आएगी 10, यानी 8 और 2 10 होते हैं। उसके बाद a माइनस बी, 8 में से 2 जाएँ तो ये होते हैं 6। a मल्टीप्लाई बाय b यानी 8 दूनी 16, ये होता है 16। उसके बाद a डिवीजन b जो है वो 4 होता है, यानी कि इसका जो जवाब है वो 4 है। तो अब जो है ऑपरेटर है तो ये इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, यानी कि 8 जो है वो 2 पे मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए जो उसका रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। यहाँ पर वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल टू ऑपरेटर। अब इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो आपको पता है कि ये हम वापस चलते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर की तरफ।
ताकि ये चीज़ आपको वहाँ पर मैं क्लियर बता सकूँ, समझा सकूँ कि ये असाइनमेंट और इक्वल टू ऑपरेटर क्या चीज़ है। ये इसका जो बेसिक डिफरेंस है ये इसने बताया हुआ है। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर असाइनिंग ए वेरिएबल टू ए वैल्यू, यानी कि कोई एक वेरिएबल है उसको हमने वैल्यू असाइन करनी है तो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। लेकिन इक्वल ऑपरेटर क्या करता है, ये दो जो ऑपरेंड हैं हमारे, उन दो ऑपरेंड्स को क्या करता है, उन वैल्यू को जो है वो कंपेयर करता है, उनको जो है वो बताता है कि ये इक्वल है। द इक्वल ऑपरेटर इज़ यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ टू ऑपरेंड वैल्यूज़, यानी दो वैल्यूज़ को जो है वो चेक करता है ये इक्वल ऑपरेटर। उसके बाद क्या करता है, दिस ऑपरेटर असाइंस द वैल्यू ऑफ राइट साइड एक्सप्रेशन टू लेफ्ट साइड वेरिएबल सच एज एक्स असाइनमेंट 10, यानी कि ये x को इसने 10 वैल्यू असाइन कर दी। अब इसका मतलब ये है कि x जो है वो 10, x की वैल्यू जो है वो 10 है। लेकिन अगर यहाँ पर हो x इज़ इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब ये है कि x की तरफ भी जो है वो वैल्यू 10 है और y की तरफ भी वैल्यू 10 है। इसलिए ये मिसाल के तौर पर ये देखें ना, सच एज x इज़ इक्वल टू 10 एंड y इज़ इक्वल टू 10, तो उसको हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू y। तो ये अब इक्वल दोनों को, यानी कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है, x भी वही वैल्यू है x की भी जो y की वैल्यू, इसलिए हम x को y के साथ इस तरह लिख सकते हैं। इफ़ कंडीशन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, अगर ये ट्रू है तो ये बता देगा कि ये बराबर है, अगर बराबर नहीं है तो वो बता देगा ये बराबर नहीं है, यानी वो चेक करेगा और बताएगा कि वैल्यू ट्रू आती है या फॉल्स आती है। तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर का फ़र्क। उसके बाद है कि बेसिक डिफरेंस एस्केप सीक्वेंस n और एस्केप सीक्वेंस जो है वो t है, इसका फ़र्क क्या है। अब ये फ़र्क समझना बहुत आसान है। अब n जो है ये क्या करता है, ये मैं बल्कि आपको यहाँ पर बताने से बेहतर है कि मैं आपको जो है वो समझा दूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस जगह पे, इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ ये n। अब ये क्या होगा कि ये जब ये इंटर द के बाद जो है यहाँ पर आएगा कर्सर, तो ये हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर लेकर चला जाएगा, यानी कि ये आधा हिस्सा यहाँ पर एक लाइन पर आएगा, दूसरा जो हिस्सा ये वाला है ये दूसरी लाइन पर लेकर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एस्केप सीक्वेंस n यूज़ किया है, इसका मतलब होता है न्यू लाइन, यानी कि ये हमारे कर्सर को न्यू लाइन पर लेकर चला जाता है, ये एस्केप सीक्वेंस n। और ये हमारा जो टैब है वो क्या चीज़ है, ये हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं t। ये क्या करता है, ये 8 स्पेसेस जो हैं वो दिखाता है, यानी फर्स्ट और नंबर के दरमियान ये 8 स्पेसेस अब दिखाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इंटर द फर्स्ट, उसके बाद ये इसने इतनी ज़्यादा स्पेसेस जो हैं ये 8 हैं, एक स्पेस ये थी एक ये थी, तो ये टोटल 10 स्पेसेस जो हैं यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपको। तो ये 10 स्पेसेस इसने यहाँ पर दिखाई। क्यों? क्योंकि हमने ये एस्केप सीक्वेंस टी यूज़ किया था। टी का मतलब होता है टैब। अगर आप कहीं पर लिख रहे होते हैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर और आप टैब यूज़ करते हैं, तो टैब क्या करता है, ये आपको 8 स्पेसेस जो है वो दूर लेकर चला जाता है। तो जिन्होंने टैब्स जो है लिखने के दौरान टैब यूज़ किया होगा उनको पता होगा कि ये टैब क्या चीज़ है, यानी कि ये 8 स्पेसेस आपको लेकर चला जाता है आगे नेक्स्ट। उसके बाद हमारा जो है वो सेकंड भी हम देख लेते हैं। तो ये देखें, इंटर द के बाद हमने n यूज़ किया हुआ था, तो ये हमें नेक्स्ट लाइन पर लेकर आ गया। अब सेकंड नंबर जो है वो हमें हमारा नेक्स्ट लाइन पर आ चुका है। तो बेसिक इनका फ़र्क ये है कि n जो है वो न्यू लाइन पर लेकर चला जाता है और t जो है ये हम सिर्फ 8 स्पेसेस का उसी लाइन के ऊपर रहते हुए 8 जो स्पेसेस हैं उनका फासला दे देता है, यानी लाइन चेंज नहीं करता। n जो है वो नई लाइन पर सिर्फ लेकर जाता है और t जो है वो उसी लाइन के ऊपर रहते हुए 8 स्पेसेस का फासला दे देता है। उसके बाद है गेट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, यानी कि ये एक प्रोग्राम है, इसका आपने आउटपुट लेना है। अब आउटपुट लेने से पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है, बल्कि मैं आपको प्रोग्राम की तरफ लेकर चलता हूँ, वहीं पर आपको समझा दूँगा। ये प्रोग्राम मैंने पहले ही यहाँ पर टाइप कर लिया है ताकि हमारा टाइम बच सके। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि एक हमने वेरिएबल लिया हुआ है, उस वेरिएबल को हमने एक वैल्यू बता दी है, वो है 27। अब हमने यहाँ पर सी आउट यानी कि आउटपुट जो है फंक्शन यूज़ किए हैं, वो क्या करेगा, इसके अंदर हमने कहा है कि ए इज़, उसके बाद हमने स्पेस यूज़ की है और उसके बाद यहाँ पर हमने वो एक वेरिएबल यूज़ कर लिया, यानी ए की जो भी वैल्यू होगी वो दिखाएगा यहाँ पर हमें। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी थी, वो है 27। तो ये पहली लाइन जब चलेगी तो इसके अंदर हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 27। मैं यहाँ पर आपको कमेंट के अंदर लिख कर दिखाता हूँ। तो ये 27 आएगी पहली लाइन के अंदर। अब दूसरी लाइन में क्या हो रहा है, ए इज़ नाउ ए प्लस प्लस। अब क्या हो रहा है कि अब ए की वैल्यू जो भी है उस वैल्यू के अंदर क्या हो रहा है, एक का इजाफा हो रहा है, यानी कि 27 है, 27 के अंदर एक का इजाफा हो रहा है। तो एक का इजाफा यहाँ पर नहीं करेगा, जब हम दोबारा इसको लेंगे तो ये उसका रिज़ल्ट हमें दिखाएगा, यानी कि इसका ए के बाद रिज़ल्ट का इजाफा हो रहा है, यानी ए प्लस प्लस हो रहा है।
तो अब यहाँ पर 1 का इजाफा हो चुका है। अब अगर हम दोबारा a को प्रिंट करवाएंगे तो अब a की वैल्यू जो है वो 28 हो जाएगी। अब वो फिर a को प्रिंट करवा रहा है। यहाँ पर वो कह रहा है कि a इज़ नाउ। अब a क्या चीज़ है, सिंपल a को यहाँ पर वो ले रहा है कि a की वैल्यू अब क्या होगी। अब a की वैल्यू क्या होगी, पहले 27 थी, ये प्लस प्लस होने की वजह से उसके अंदर 1 का इजाफा हो चुका है, तो ये अब हो जाएगी 28। उसके बाद क्या हो रहा है, a इज़ नाउ। अब वो पूछता है कि अब कितनी है 20, यानी कि वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर 28 नहीं होगा 27 आएगा। क्यों, क्योंकि उसने प्रीफिक्स जो है यूज़ किया। अगर इस साइड पर माइनस माइनस यूज़ करेगा तो फिर ये 28 ही रहेगा, और नेक्स्ट जब हम a प्रिंट करेंगे तब ये उस 1 के अंदर माइनस करेगा। अब ये उसके a की यानी माइनस पहले हो चुका है और a की वैल्यू बाद में हम दिखा रहे हैं, तो 1 माइनस करके हमें जो है a की वैल्यू हमें नज़र आएगी। अब यहाँ पर जमा करके उसने a की वैल्यू नहीं दिखाई, a आएगा, a की वैल्यू 27 है, उसके बाद ये प्लस प्लस हो रहा है। अब प्लस प्लस हो रहा है तो a की अब वैल्यू 28 हो चुकी है, इसलिए हमने यहाँ पर 28 दिखाई। यहाँ पर 28 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि a की पहले वैल्यू जो है वो 27 ही है, उसके बाद ये जमा हो रहा है। अब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जमा होकर 28 हो जाएगा। अब ये पहले माइनस हो चुका है, यानी 28 में से पहले ही माइनस हो चुका है 1, और उसके बाद 1 जो है वो कितना है, यानी कि 1 माइनस हो चुका है यहाँ पर, तो ये बनता है 27। अब 27 को फिर कह रहा है कि a की कितनी वैल्यू है, तो a की वैल्यू है 27। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट किस तरह से है। ये देखिए, a इज़ 27, मैंने यहाँ पर आपको बताया 27, उसके बाद a इज़ नाउ 27, अब फिर वो 27 है, लेकिन यहाँ पर ऐड हो चुका है 1, वो अब नेक्स्ट जब हमने ये दोबारा a की वैल्यू को प्रिंट किया है तो उस वक्त वो 28 दिखा रहा है। उसके बाद a इज़ नाउ, अब 27 क्यों दिखा दिया, क्योंकि 1 पहले ही माइनस कर हो चुका है, माइनस पहले हुआ है और a की वैल्यू बाद में हम दिखा रहे हैं, यानी यहाँ पहले माइनस हो गया, बाद में हम a की वैल्यू दिखा रहे हैं, यानी माइनस करने के बाद a की वैल्यू 27 बचती है। अब फिर वही a की वैल्यू दोबारा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो a की वैल्यू अब 27 है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ थी और बहुत ही ये, लेकिन ये आपके लिए हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स अगर आपने ठीक से वहाँ पर नहीं समझा था तो ये चीज़ आपके लिए हो सकता है कन्फ्यूजन वाली हो। तो मैंने आपको यहाँ पर ही समझा दिया है, अगर वहाँ पर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, क्योंकि इब्ने मोहम्मद यार आपके साथ है तो आपको फिर क्या टेंशन हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारा जो लेक्चर है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई कमेंट, कोई भी मसला हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियोज़ लेक्चर हैं वो आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।